नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत और लास्ट क्लास में हम देख चुके थे गुलाम वंश। गुलाम वंश हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उससे अगले वंश के बारे में। बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, जो अगला वंश आता है वह आता है खिलजी वंश। हेडिंग डालेंगे खिलजी वंश और उसका टाइम पीरियड लिखेंगे 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। हम बात करेंगे उससे बनने वाले प्रमुख क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहला और मोस्ट क्वेश्चन जो बनता है, जो अधिकतर पूछा ही जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा वंश था जिसका शासनकाल सबसे छोटा था, तो वह था खिलजी वंश। यदि बात की जाए कि इसका शासनकाल कितने वर्षों का था, तो कुल 30 वर्षों तक। बात करते हैं इससे बनने वाले दूसरे क्वेश्चन की, जो पूछा जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना किस नाम से की गई थी। तो दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना जो की गई थी वह खिलजी क्रांति के नाम से की गई थी। और यदि बात की जाए इसका संस्थापक कौन था, कि इसका फाउंडर कौन था, तो इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना की इस्टेब्लिश किस प्रकार हुई थी। दोस्तों, यदि बात की जाए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, तो इसका वास्तविक नाम था मलिक फिरोज। जब दिल्ली में शासन चल रहा था कैकुबात का, उस समय पर मलिक फिरोज जो था, इसको बना रखा था इसने सूबेदार। और सूबेदार जो बना रखा था वह बना रखा था समाना नामक स्थान का। और दोस्तों, कैकुबात ने इसको एक उपाधि और दी थी जिसका नाम था शाइस्ता खां। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिक फिरोज को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी, तो कैकुबात ने दी थी। दोस्तों, जब मृत्यु हो चुकी थी कैकुबात की, और कैकुबात की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी लकवा मार जाने के कारण। वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु लकवा मार जाने के कारण हुई थी, तो वह था कैकुबात। दोस्तों, जब मृत्यु हो चुकी थी कैकुबात की, तो कैकुबात का ही एक पुत्र था जिसका नाम था क्यूमर्स। क्यूमर्स जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अब शासन कर रहा था क्यूमर्स जो कि एक नाबालिग बच्चा था। और जो इसका बॉडीगार्ड था, जो इसका संरक्षक था, वह था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और हत्या कर दी क्यूमर्स की, और हत्या करके खुद बन गया दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का अगला शासक। और जब सुल्तान बना तो यह बना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। अब बात करते हैं इससे किए गए कुछ कार्यों के बारे में। सबसे पहले इसने अपनी राजधानी चेंज की और दिल्ली के पास में एक जगह पड़ती है, इसको अपने बना ली इसने राजधानी, जिसको बोला जाता है किलोकरी। किलोकरी को इसने अपनी राजधानी बना लिया। दोस्तों, इसका एक भतीजा हुआ करता था, भतीजा भी और दामाद भी दोनों वही था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यह इक्तेदार था। और दोस्तों, इक्तेदार जो था वह था कड़ा मानिकपुर का। यदि बात की जाए कड़ा मानिकपुर की, तो हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के क्षेत्र में एक जगह पड़ती है कौशाम्बी क्षेत्र, वहीं पर एक जगह पड़ती है जिसको बोला जाता है कारा। कारा का ही दूसरा नाम है कड़ा मानिकपुर। दोस्तों, बात है 1292 ईस्वी की। दिल्ली सल्तनत पर हुआ मंगोली आक्रमण, मंगोली अटैक। और जो आक्रमण किया वह किया अब्दुल्ला ने, यानी कि अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। परंतु इसमें
मंगोली हार गए थे। इसके कुछ समय बाद फिर से मंगोलों ने आक्रमण किया और अब की बार जो नेतृत्व कर रहा था वह कर रहा था उल्गू खां। और जो दिल्ली की तरफ से नेतृत्व कर रहा था वह कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने उल्गू खां को हरा दिया। उल्गू खां ने अधीनता स्वीकार कर ली, खुद को सरेंडर कर दिया और उल्गू खां ने कहा कि मैं अब मंगोल वापस नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। उसने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी से आग्रह किया कि आप मुझे यहीं पर बसा लीजिए। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने एक शर्त रखी कि मेरी एक शर्त पूरी कीजिए, मैं आपको यहीं पर बसा लूँगा। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने कहा कि तुम्हें अपनी सभी सैनिकों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें मैं अपने यहाँ पर शरण दूँगा। तो उल्गू खां ने अपने 2000 सैनिकों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार किया और यहीं पर रहने लगे। इन सभी के लिए जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने एक शहर बसाया जिसका नाम रखा मंगोलपुर। मंगोलपुर, जिसको कि वर्तमान में बोला जाता है मंगोलपुरी। और दोस्तों, ये जो 2000 सैनिक थे और उल्गू खां, इन सभी को मिलाकर के कहा गया न्यू मुस्लिम्स या नवीन मुसलमान। अगले ही वर्ष यानी कि 1293 ईस्वी में इन्होंने अटैक कर दिया देवगिरी पर। देवगिरी जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। देवगिरी का शासक था राजा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, यदि बात की जाए इसके वंश की, तो यह था यादव वंश का। इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में रामचंद्र देव हार गया। इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। इस युद्ध के पश्चात जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी और रामचंद्र देव के बीच एक संधि हुई और दोनों ही एक दूसरे के मित्र बन गए। दोनों के बीच में मित्रता स्थापित हो गई। लेकिन इसकी एक पुत्री थी रामचंद्र देव की, जो कि अलाउद्दीन खिलजी को बहुत पसंद आ गई। वह हर कीमत पर उसको पाना चाहता था। यदि बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी की, तो उसका अट्रैक्शन, उसका जो पिरवा था, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो वह राजा नहीं, एक तरह का मजनू था। जहाँ पर भी वह युद्ध करने जाता था वहाँ की सल्तनत को तो देखता ही देखता था, लेकिन वहाँ की रानियों को पहले देखता था। जितने भी इसने युद्ध किए उनके राजाओं को मारा और उनके रानियों से खुद शादी कर ली। हम बात करेंगे आगे आगे। जब होगी इनमें मित्रता तो समय आता है 3 साल बाद, यानी कि 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी अपनी आदत से बाज नहीं आया और उसने पुनः आक्रमण कर दिया देवगिरी पर। इस बात का बहुत बुरा लगा रामचंद्र देव को, क्योंकि अब तो इनके बीच में मित्रता हो चुकी थी, यह तो विश्वासघात था। रामचंद्र देव ने इस बात की शिकायत की जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी से और फ़िरोज़ खिलजी को भी इस बात का बहुत बुरा लगा और इसी बात की जानकारी करने के लिए यह पहुंच गया कड़ा मानिकपुर। जैसे ही पहुंचा कड़ा मानिकपुर तो यह मिला अलाउद्दीन खिलजी से। जैसे ही मिला और इसने गले मिलने के बहाने अलाउद्दीन खिलजी ने इसके छुरा घोंप दिया और इसकी हत्या कर दी। अब दिल्ली का अगला सुल्तान कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। इनके 1296 में फ़िरोज़ खिलजी की हत्या, और हत्या करके खुद बन गया दिल्ली का अगला सुल्तान। हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। दोस्तों, 1293 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था देवगिरी पर, इसे एक पॉइंट और याद रख लेना, यह भारत में होने वाला प्रथम दक्षिणी आक्रमण था, क्योंकि दक्षिण भारत में अब से पहले किसी भी मुस्लिम ने अटैक नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत में अटैक किया था। हेडिंग डालेंगे अलाउद्दीन खिलजी। हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में।
इसका शासनकाल लिखेंगे 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। कुल मिलाकर के लगभग 20 साल तक इसने शासन किया था। हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। यदि बात की जाए खिलजी वंश की तो सबसे प्रमुख शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी ही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों इसका वास्तविक नाम था अली गुरशास्प। पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था अली गुरशास्प। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी चेंज की और इसने अपनी राजधानी को बना दिया सीरी। देखिए सीरी एक जगह है, इसने एक सीरी का किला भी बनवाया था, उसी को इसने अपनी राजधानी बना दिया। हम बात करते हैं कि किस प्रकार इसका शासन हुआ। इतिहासकारों की माने तो ऐसा माना जाता है कि इसके शासन की शुरुआत धोखे से हुई, विकास दयालुता से हुआ और अंत आतंक से हुआ। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसने अपने ससुर की हत्या की, वह धोखे से की थी, इसलिए कहा जाता है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वह धोखे से हुई थी। और यदि बात की जाए इसके विकास की तो दोस्तों एक अभिलेख मिला है कि इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका नाम है जोधपुर अभिलेख। जोधपुर अभिलेख जो कि मिला है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। और इस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को देवतुल्य बताया गया है कि जिस प्रकार देवी देवताओं के आने से पृथ्वी पाप से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के आने से पृथ्वी पाप से मुक्त हो चुकी थी। इसलिए इसको देवता के योग्य बताया गया है। और किस में बताया गया है? जोधपुर अभिलेख में। और इसके शासन को आतंकित क्यों बताया गया है, इसका अंत आतंक से क्यों बताया गया है? क्योंकि अंत समय में आकर के इसने ऐसे ऐसे टैक्सेस लगाए, अपनी जनता पर ऐसे ऐसे कर लगाए, जिससे इसकी जनता बहुत डर गई, बहुत आतंकित हो गई। इसीलिए इसको कहा गया है कि इसके शासन की जो शुरुआत हुई थी वह धोखे से हुई थी, विकास दयालुता से हुआ था और अंत आतंक से हुआ था। यदि बात की जाए कि इसके दरबारी कवि कौन थे, तो इसके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। पहले बात कर लेते हैं अमीर खुसरो से बनने वाले सभी प्रमुख क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहला ही सवाल जो पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और दूसरा सवाल यदि पूछा जाए कि अमीर खुसरो ने अपना कार्यकाल किसके शासनकाल से शुरू किया था, तो वह किया था बलबन के शासनकाल से। और अमीर खुसरो को ही कहा जाता है कव्वाली का जन्मदाता। कव्वाली और गज़ल, इन दोनों की जो शुरुआत की थी वह अमीर खुसरो ने ही की थी। और यदि बात की जाए अगले पॉइंट की, तो जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है खड़ी बोली, उसका भी जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। और इन्होंने 2 वाद्य यंत्रों का भी निर्माण किया जिनका नाम था तबला व सितार। दोस्तों इन्होंने ही कहा कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग। कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में है। इनको कहा जाता है तोताए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का तोता। और दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था खुमसा-ए-खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने एक उपाधि भी दी जिसका नाम था सुल्तान जहां।
सुल्तान जहाँ का मतलब होता है विश्व का सुल्तान, सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड। हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों के बारे में। दोस्तों इसने जो अपना अभियान शुरू किया था वह किया था 1298 ईस्वी में, और 1298 ईस्वी में जो इसने शुरुआत की थी वह की थी गुजरात से। जब इसने शुरू किया अपना गुजरात अभियान, उस समय पर गुजरात का जो शासक हुआ करता था वह हुआ करता था कर्णदेव सिंह बघेला। और दोस्तों इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कमला देवी। अलाउद्दीन खिलजी और कर्णदेव बघेला के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में कर्णदेव बघेला हार गया और इसको हरा करके अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से शादी कर ली, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी महिलाओं की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता था। यह राजाओं को तो लूटता था और उनको मार देता था, उसके बाद में उनकी रानियों से शादी कर लिया करता था। और इस अभियान पर जो इसका सेनापति था, जो इसका नेतृत्व कर रहा था, वह था नुसरत खां। नुसरत खां ने गुजरात अभियान के बाद, यानी कि जब जीत लिया गुजरात को, तो एक व्यक्ति मिला उसको जिसका नाम था मलिक काफूर। वेरी वेरी मोस्ट, यदि बात की जाए मलिक काफूर की, तो यह बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही विद्वान, बहुत समझदार व्यक्ति था, जो कि था एक किन्नर। दोस्तों नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मलिक काफूर मुस्लिम है, लेकिन वास्तव में यह हिंदू किन्नर था। और नुसरत खां ने खरीदा इसको 1000 दिनार में। इसीलिए मलिक काफूर को कहा गया 1000 दिनारी। दोस्तों याद रखना, मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि नुसरत खां ने खरीदा था। दोस्तों जब खरीद लाया था नुसरत खां मलिक काफूर को, तो इसकी बहादुरी और इसकी विद्वता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को ही अपना सेनापति बना लिया और सारे के सारे अभियानों को इसे ही देने लगा, इसे ही सौंपने लगा, और सारे अभियान कौन करने लगा? मलिक काफूर। दोस्तों बात है 1301 ईस्वी की। 1301 ईस्वी में एक अभियान हुआ जिसका नाम था रणथंबोर। और रणथंबोर अभियान पर क्या हुआ, आपको सिर्फ इसीलिए याद रखना है कि पूछा जाता है कि किस अभियान के दौरान या किस युद्ध के दौरान अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम जौहर व्रत देखा था। यदि बात की जाए जौहर व्रत की, जौहर व्रत यह 2 तरह का होता है। एक होता है अग्नि जौहर और एक होता है जल जौहर। दोस्तों पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, पूछा जाता है कि अमीर खुसरो ने किस अभियान के दौरान सर्वप्रथम जौहर व्रत देखा था, तो रणथंबोर अभियान के दौरान। और कब देखा था? 1301 ईस्वी में। और जौहर व्रत क्या होता है कि यह आत्महत्या करने की एक विधि होती है। ये पहले होती थी, अब नहीं होती है। इसमें जो महिलाएं होती हैं, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, वह अग्नि में कूदकर अपनी जान देती हैं, और जो कुंवारी महिलाएं होती हैं, बिना शादीशुदा होती हैं, वह जल में कूद करके अपनी जान देती हैं। इसी को कहा जाता है जौहर व्रत। हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो बात करेंगे जो हमारा जौहर व्रत था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी क्यों हासिल नहीं कर पाया था पद्मावती को, रानी पद्मिनी को। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का यहीं ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।